कल हमने डिस्कस किया था पोटेंशियल ग्रेडियंट के बारे में और इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बारे में और इक्विपोटेंशियल जो सरफेसेस थे उनके बारे में हमने डिस्कस किया था कि इक्विपोटेंशियल सरफेस किसको कहा जाता है, या इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या होता है, या पोटेंशियल ग्रेडियंट क्या होता है। अब आगे इस चैप्टर का थर्ड पोर्शन है जिसके अंदर हम पढ़ेंगे कैपेसिटर या कैपेसिटेंस के बारे में। देखिए बेटा, पहली बात ये कि कैपेसिटर क्या होता है या कैपेसिटर किसको कहा जाता है। कैपेसिटर एक ऐसा डिवाइस होता है जो चार्ज और इलेक्ट्रिकल एनर्जी को स्टोर करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो कोई भी ऐसा डिवाइस जो चार्ज और इलेक्ट्रिकल एनर्जी को स्टोर करने के लिए इस्तेमाल किया जाए उसको कैपेसिटर कहा जाता है। तो पहले डेफिनेशन लिखते हैं कैपेसिटर की कि कैपेसिटर किसको कहा जाता है। डिवाइस used to store charge and इलेक्ट्रिकल एनर्जी। बेटा, ऐसा डिवाइस जो चार्ज और इलेक्ट्रिकल एनर्जी को स्टोर करने के लिए इस्तेमाल किया जाए, ऐसे डिवाइस को हम कहते हैं कैपेसिटर। मीन्स हम जिसको इस्तेमाल करके इलेक्ट्रिकल एनर्जी को स्टोर कर पाए। ठीक है, आपको पता है बेटा कि कैपेसिटर चार्ज कैन बी stored on conductor as well as on insulator। बेटा, चार्ज स्टोर कंडक्टर के ऊपर भी हो सकती है और चार्ज स्टोर इंसुलेटर के ऊपर भी हो सकती है। ऐसा नहीं कि आप कहोगे कंडक्टर चार्ज हो सकता है इंसुलेटर चार्ज नहीं हो सकता, ऐसा नहीं है। कंडक्टर भी चार्ज हो सकता है, इंसुलेटर भी चार्ज हो सकता है। दोनों में फर्क ये होता है कि जब आप कंडक्टर को चार्ज करते हो तो कंडक्टर के ऊपर चार्ज फ्लो भी कर सकती है, लेकिन इंसुलेटर के ऊपर चार्ज का फ्लो पॉसिबल नहीं होता। मीन्स इंसुलेटर के ऊपर चार्ज फ्लो नहीं कर सकती, कंडक्टर के ऊपर चार्ज फ्लो कर सकती है। तो आप इसके बारे में कहोगे बेटा कि कंडक्ट कैपेसिटर is always formed from conductor। बेटा, कैपेसिटर हमेशा किसका बनाया जाता है? कंडक्टर का। कैपेसिटर इंसुलेटर का नहीं बन सकता। चार्ज और एनर्जी स्टोर इंसुलेटर के ऊपर भी हो जाएगी, लेकिन जब हम बात कैपेसिटर की करते हैं तो कैपेसिटर सिर्फ चार्ज और एनर्जी स्टोर करने के लिए इस्तेमाल नहीं होता। कैपेसिटर चार्ज और एनर्जी स्टोर भी करता है और कैपेसिटर के ऊपर चार्जेस का फ्लो भी होता है। जो कैपेसिटर की प्लेट्स होती हैं उसमें चार्जेस का फ्लो भी पॉसिबल है। इसलिए कैपेसिटर जो बनाया जाता है वो हमेशा कंडक्टर का बनाया जाता है। कैपेसिटर कभी भी इंसुलेटर का नहीं बनेगा। ठीक है, तो कैपेसिटर का क्या मतलब हुआ बेटा? कैपेसिटर का मतलब हुआ कि ऐसा डिवाइस जो चार्ज को और इलेक्ट्रिकल एनर्जी को स्टोर करे। लेकिन चार्ज और इलेक्ट्रिकल एनर्जी स्टोर कंडक्टर के भी ऊपर हो सकती है
और इंसुलेटर के ऊपर भी हो सकती है। लेकिन जो कैपेसिटर बनाया जाता है वो हमेशा कंडक्टर से बनाया जाता है। कैपेसिटर इंसुलेटर से नहीं बन सकता, क्योंकि कैपेसिटर के ऊपर चार्जेस का फ्लो भी होता है। चार्जेस के फ्लो के सिवा सिर्फ चार्ज स्टोर या एनर्जी स्टोर नहीं होती। अब इसके बाद जब किसी भी कैपेसिटर के ऊपर चार्ज या एनर्जी स्टोर होती है तो वो कहाँ पे होती है? बेटा जो चार्ज स्टोर होती है वो हमेशा सरफेस के ऊपर होती है। और हम तो ये कह रहे हैं कि कैपेसिटर हमेशा कंडक्टर का होता है, और जब किसी कंडक्टर को चार्ज किया जाता है तो चार्ज उसके सरफेस पे ही रहती है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर ये स्फीयर है, इसके अगर सेंटर पे आपने पॉजिटिव चार्जेस छोड़ी है तो ये बेटा अगर कंडक्टर का है तो चार्जेस एक दूसरे को रिपेल करेंगी और थोड़ी देर के बाद ये चार्जेस कहाँ पे आ जाएंगी? सरफेस पे आ जाएंगी, क्योंकि कंडक्टर के अंदर चार्जेस क्या होती है? चार्जेस का फ्लो होता है। इसलिए जब कैपेसिटर कंडक्टर का बनता है और आप उस कैपेसिटर को चार्ज करते हो तो चार्ज आप उसको कहीं पे भी करो लेकिन चार्ज उसके सरफेस पे ही रहनी है। आप चार्ज उसके किसी एक कोने को दो, चार्ज आप उसके अंदर कहीं पे डाल दो, लेकिन वो चार्ज हमेशा कहाँ पे आ जाएगी? सरफेस पे आ जाएगी, क्योंकि कंडक्टर के अंदर चार्जेस का फ्लो पॉसिबल है। अगर कंडक्टर के अंदर भी चार्ज रखोगे तो वो चार्जेस एक दूसरे को धकेल के कहाँ पे ले आएंगी? सरफेस पे आ जाएंगी। जैसे अगर पानी है, पानी के अंदर अगर ऑयल डालोगे तो वो ऑयल भी थोड़ी देर के बाद कहाँ जाएगा? सरफेस पे आ जाएगा। इसी तरह से ये कंडक्टर के अंदर होता है, इंसुलेटर के अंदर नहीं होता, क्योंकि इंसुलेटर के अंदर चार्जेस फ्लो नहीं करती। जहां पे आप चार्ज छोड़ोगे वहीं पे रुकी रहेंगी, क्योंकि इधर उधर जाने की इजाजत इंसुलेटर नहीं देता। इसलिए जब कोई भी कैपेसिटर होता है उसको जब हम चार्ज करते हैं तो चार्ज हमेशा उसके सरफेस पे रहती है। तो चार्ज हमेशा कैपेसिटर के सरफेस पे रहती है, जबकि एनर्जी कहाँ पे स्टोर होती है? एनर्जी आप दो जगहों पे कह सकते हैं स्टोर होती है। एक तो उन चार्जेस के पास, क्योंकि एनर्जी चार्जेस के अंदर होती है। आप ये कह सकते हैं कि एनर्जी भी उन चार्जेस के साथ सरफेस पे स्टोर होती है, या बेहतर ये है कि आप ये कहें कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड की सूरत में सराउंडिंग में स्टोर होती है। क्योंकि आपको पता है कि दूसरी चार्ज के ऊपर जो फोर्स लगाती है वो इलेक्ट्रिक फील्ड लगाती है। तो आप ये कहेंगे कि चार्ज कहाँ पे स्टोर होती है? चार्ज स्टोर होती है सरफेस पे, और इलेक्ट्रिकल एनर्जी कहाँ पे स्टोर होती है? सरफेस पे या इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर। बेहतर ये है कि आप ये कहें कि चार्ज स्टोर होती है सरफेस पे और एनर्जी कहाँ पे स्टोर होती है? इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर। अब ये एनर्जी आती कहाँ से, इसको आगे डिस्कस करते हैं बेटा। ठीक है, तो आप कहोगे बेटा, आप इसको इस तरह से कहोगे बेटा कि चार्ज इज स्टोर्ड ऑन surface of plates and energy is stored in electric field
सराउंडिंग कैपेसिटर बेटा। ठीक है, अब आ जाते हैं बेटा सिंगल प्लेट कैपेसिटर की बात करते हैं बेटा। सिंगल या आइसोलेटेड कंडक्टर एज कैपेसिटर। सपोज करें कैपेसिटर लेते हैं, एक कंडक्टर लेते हैं और उसको कैपेसिटर के तौर पे इस्तेमाल करते हैं। अब इसमें मैंने कहा है आइसोलेटेड कंडक्टर। आइसोलेटेड कंडक्टर का मकसद है अकेला कंडक्टर। ठीक है, अब सपोज करें मैं आइसोलेटेड कंडक्टर लेता हूं दो फॉर्म्स में बेटा। एक मैंने ये लिया है कि आप ये कह लें कि ये मैंने एक प्लेट ली है बेटा। ये आप कह लें कि ये बेटा एक मैंने प्लेट ली है, ये भी आइसोलेटेड मीन्स अकेली प्लेट है। या ये बेटा मैंने एक स्फेयर लिया है और ये स्फेयर भी अकेला है, मीन्स आइसोलेटेड स्फेयर है। ये आइसोलेटेड प्लेट है और ये कौन सी है बेटा, आइसोलेटेड स्फेयर है। दोनों कंडक्टर के हैं, ये सिंगल जो है वो कंडक्टर कहलाता है। प्लेट भी सिंगल है, आइसोलेटेड, सराउंडिंग में कुछ भी नहीं है। और ये स्फेयर भी आइसोलेटेड है, सिंगल है, सराउंडिंग के अंदर कुछ भी नहीं है। अब अगर इसको हम चार्ज देना शुरू कर दे बेटा, सपोज करें हम इसको चार्ज करना शुरू कर देते हैं बेटा। बेटा जैसे जैसे हम इसको चार्ज करते जाएंगे इसके बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड बनती जाएगी बेटा। इसके बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड बनती जाएगी इस तरह से। आप इसको चार्ज करते जाओगे बेटा, इसके सराउंडिंग में क्या बनती जाएगी, इलेक्ट्रिक फील्ड बनती जाएगी। आप इसको चार्ज करते जाओ बेटा, जैसे जैसे इसको आप चार्ज देते जाओगे इसके ऊपर चार्ज बढ़ती जाएगी, तो इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड बनती जाएगी बेटा इस तरह से। तो चार्ज कहां पे आप दे रहे हो, सरफेस पे, और नतीजे में इलेक्ट्रिक फील्ड कहां पे बन रही है, सराउंडिंग में। मीन्स आप इसको चार्ज दे रहे हो, ये इलेक्ट्रिक फील्ड बन रही है। और आपको पता है कि आप इन प्लेट के ऊपर या इस ज्यादा चार्ज देते जाओगे इसके सराउंडिंग में उतनी इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रांग बनती जाएगी। और इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर होती है पोटेंशियल एनर्जी या पोटेंशियल। इसका मतलब ये हुआ कि जब आप किसी भी प्लेट को या स्फीयर को एज अ कैपेसिटर इस्तेमाल करोगे तो उसके ऊपर जितनी ज्यादा चार्ज स्टोर करते जाओगे उसके नतीजे में उस कैपेसिटर के बाहर सराउंडिंग में इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रांग होती जाएगी। मीन्स चार्ज जितनी बढ़ती जाएगी कैपेसिटर के सराउंडिंग में पोटेंशियल या पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा स्टोर होती जाएगी। अगर आपने किसी भी कैपेसिटर को थोड़ी चार्ज दी है, जैसे ये अगर मैं प्लेट्स को इस तरह लूं, सपोज करें आपके पास ये प्लेट है बेटा, आपने इसको 1 कूलम चार्ज दी और इसके अंदर 1 वोल्ट स्टोर हुई बेटा। ठीक है, सपोज करें आपने इसको इस तरह चार्ज किया। अब अगर आप इसके ऊपर चार्ज बढ़ा दोगे बेटा, अगर आप इसके ऊपर 2 कूलम करोगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी बेटा, पहले से स्ट्रांग हो जाएगी। तो इसके अंदर क्या हो जाएगा बेटा, पोटेंशियल क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा बेटा। इसका मकसद है आप जितनी ज्यादा चार्ज देते जाओगे उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड उतनी स्ट्रांग बनती जाएगी। और जितनी इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रांग बनती जाएगी आप कहोगे उस इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर उतना ज्यादा पोटेंशियल स्टोर होता जाएगा। इसमें भी ऐसे ही होगा बेटा। ठीक है, इसमें भी ऐसे होगा। तो बेटा हम कहते हैं कि जब आप किसी भी कैपेसिटर को चार्ज देते हो बेटा तो Q इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V बेटा।
ये आती है इसकी बुनियादी इक्वेशन कि जितनी आप ज्यादा चार्ज देते जाओगे उसके अंदर उतना ज्यादा पोटेंशियल स्टोर होता जाएगा। ठीक है, अगर आप कम चार्ज दोगे तो कम पोटेंशियल स्टोर होगा, अगर आप ज्यादा चार्ज दोगे तो ज्यादा पोटेंशियल स्टोर होगा। अब ये हुई पहली बात कि जब किसी भी कैपेसिटर को आप चार्ज करना शुरू करते हो तो उस चार्ज होने के नतीजे में उस कैपेसिटर के बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड बनती है और उस इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर पोटेंशियल एनर्जी और पोटेंशियल स्टोर होता है। और वो जो पोटेंशियल एनर्जी या पोटेंशियल स्टोर होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है चार्ज के। जितनी आप चार्ज ज्यादा दोगे उतना सराउंडिंग में ज्यादा पोटेंशियल एनर्जी या पोटेंशियल स्टोर होगा। अगर आप कम चार्ज दोगे तो कम पोटेंशियल एनर्जी और पोटेंशियल स्टोर होगा। अब ये पहली बात। अब आ जाते दूसरी बात कि जब आप किसी भी कैपेसिटर को चार्ज करते हो तो उसके सराउंडिंग में जो पोटेंशियल या पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होती है वो आती कहां से? क्योंकि एनर्जी कैन नॉट बी क्रिएटेड, कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड। बेटा ये एनर्जी उस सोर्स से आती है जो सोर्स कैपेसिटर को चार्ज करता है। जाहिर सी बात है इस कैपेसिटर को या इनको आपने किसी सोर्स के थ्रू चार्ज करना शुरू कर दिया, तो वो जो सोर्स होता है वो एनर्जी देता है और उसी एनर्जी की वजह से ये चार्ज भी होता है और वही एनर्जी जो होती है वो कहाँ पे स्टोर होती है? इलेक्ट्रिक फील्ड में पोटेंशियल या पोटेंशियल एनर्जी की सूरत में। तीसरी बात कि ये जो चार्जिंग का प्रोसेस होता है ना ये लीनियर नहीं होता ये चार्जिंग का प्रोसेस। अब देखें जब ये शुरू में प्लेट होती है तो न्यूट्रल होती है, आप इससे इजीली इलेक्ट्रॉन निकाल लेंगे क्योंकि आप इसको अगर पॉजिटिव चार्ज करोगे तो इससे इलेक्ट्रॉन निकालोगे, अगर आप इसको नेगेटिव चार्ज करोगे तो इलेक्ट्रॉन क्या करोगे बेटा? इसको दोगे। तो बेटा जब ये न्यूट्रल प्लेट है इसको आप पॉजिटिव चार्ज करना शुरू करते हो स्टार्ट में तो ये न्यूट्रल होती है और न्यूट्रल से इलेक्ट्रॉन निकालना आसान होता है। आपने इसे इलेक्ट्रॉन निकाले, ये पॉजिटिव चार्ज हुई। अब आप दूसरे इलेक्ट्रॉन निकालोगे तो पहले आप न्यूट्रल प्लेट से इलेक्ट्रॉन निकाल रहे थे, अब किस में से निकाल रहे हो? अब पॉजिटिव चार्ज वाली प्लेट से इलेक्ट्रॉन निकालते हो। तो पहले इलेक्ट्रॉन इजीली निकलते हैं और बाद में इलेक्ट्रॉन्स को निकालने के लिए एनर्जी ज्यादा लगानी पड़ती है। सपोज करें आप इसको 2 कूलम चार्ज करते हो तो पहला 1 कूलम चार्ज करने के लिए आपको कम एनर्जी देनी पड़ेगी और दूसरा कूलम चार्ज देने के लिए आपको इसके ऊपर ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी, क्योंकि जैसे जैसे आप इसको चार्ज करते जाओगे इलेक्ट्रॉन निकालते जाओगे ये पॉजिटिव बनती जाएगी। और पॉजिटिव प्लेट से इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल होता है क्योंकि पॉजिटिव प्लेट इलेक्ट्रॉन को क्या करती है? अट्रैक्ट करती है। तो याद रखिएगा कि कैपेसिटर को जब हम चार्ज करना शुरू करते हैं तो शुरू वाले इलेक्ट्रॉन्स निकालने के लिए हमें कम एनर्जी देनी पड़ती है। जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन निकलते जाते हैं तो हमें बाकी पीछे वाले इलेक्ट्रॉन्स को निकालने के लिए एनर्जी ज्यादा देनी पड़ती है। इसलिए आपने नोट किया होगा कि जब मोबाइल की बैटरी चार्ज करते हैं तो शुरू में उसका परसेंटेज तेजी से बढ़ना शुरू होता है, लेकिन जैसे जैसे ये परसेंटेज 80-90 होना शुरू हो जाता है उसके बाद इसका चार्जिंग का रेट क्या हो जाता है? बहुत ही स्लो हो जाता है और 100 तक पहुंचने में बहुत ज्यादा टाइम लगता है। तो बेटा तीसरी बात ये हुई कि ये जो चार्जिंग का प्रोसेस होता है ये लीनियर नहीं है, ये एक्सपोनेंशियल नेचर का होता है कि जब किसी भी कैपेसिटर को चार्ज किया जाता है तो शुरू में वो तेजी से चार्ज होना शुरू हो जाता है और जैसे जैसे उसके ऊपर चार्जेस बढ़ना शुरू होती है
तो बाद में उसको चार्ज करने के लिए एनर्जी भी ज्यादा चाहिए होती है और टाइम भी क्या होता है, ज्यादा चाहिए होता है। तो तीन बातें हुई बेटा। पहली बात ये कि जब आप कैपेसिटर को चार्ज करना शुरू करते हो तो उस कैपेसिटर के ऊपर जितनी ज्यादा चार्ज देते जाओगे उसके सराउंडिंग में उतनी इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रांग बनती जाएगी और उसकी सराउंडिंग में जितनी आप चार्ज दोगे उसकी सराउंडिंग में उतनी इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा होगी, पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा स्टोर होगी और पोटेंशियल भी ज्यादा स्टोर होगा। दूसरी बात कि ये जो चार्ज स्टोर होती है या पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होती है, इसमें एनर्जी कहां से आती है बेटा, एनर्जी आती है एक्सटर्नल सोर्स से। और तीसरी बात ये हुई कि जब आप कैपेसिटर को चार्ज करना शुरू कर देते हैं तो शुरू में वो तेजी से चार्ज होता है और बाद में वो चार्जिंग का प्रोसेस स्लो हो जाता है। ठीक है। अब चौथी बात बेटा, देखिए अब इसको चौथी बात को समझने से पहले आप हुक्स लॉ को समझें। बेटा हुक्स लॉ कहता है कि जब आप स्प्रिंग को स्ट्रेच करोगे तो जितनी आप ज्यादा फोर्स लगाओगे उतना डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, बढ़ेगा। ज्यादा फोर्स होगी ज्यादा डिस्प्लेसमेंट होगा। लेकिन हुक्स लॉ कहता है इसका मतलब ये नहीं कि आप इनफाइनाइट फोर्स लगाओगे तो इनफाइनाइट स्ट्रेच होगा। हुक्स लॉ कहता है एक लिमिट के अंदर रहते हुए, एक लिमिट के अंदर रहते हुए आप फोर्स लगाओगे डिस्प्लेसमेंट बढ़ेगा, लेकिन अगर उस लिमिट से आप क्रॉस कर लोगे तो स्प्रिंग फिर वापस नहीं आना। इसी तरह से ये फार्मूला कहता है कि आप जितनी इसको चार्ज दोगे उसके सराउंडिंग में पोटेंशियल ज्यादा बढ़ेगा, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप चार्ज देते जाओ और उसके सराउंडिंग में पोटेंशियल बढ़ता जाए, ऐसा नहीं है। हर कैपेसिटर की एक लिमिट होती है, उस लिमिट के अंदर रहते हुए आप जितनी चार्ज दोगे उतना ज्यादा पोटेंशियल स्टोर होगा। अब वो लिमिट किस पे डिपेंड करती है, वो लिमिट डिपेंड करती है चार चीजों पे। एक डिपेंड करती है उस कैपेसिटर की साइज पे, एक डिपेंड करती है उसके शेप पे, और ये डिपेंड करती है उसके सराउंडिंग में मौजूद दूसरी चार्जेस पे, और ये डिपेंड करती है उस कैपेसिटर के सराउंडिंग वाले मीडियम पे कि कोई कैपेसिटर कितनी ज्यादा चार्ज स्टोर कर सकता है। उसकी एक लिमिट होती है और उस लिमिट को हम कैपेसिटेंस कहते हैं कि ये Q इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V का मकसद ये नहीं कि आप जितनी चार्ज देते जाओगे उतना पोटेंशियल बढ़ता जाएगा। इसका मतलब है कि एक लिमिट के अंदर रहते हुए, हर कैपेसिटर की एक लिमिट होती है, उस लिमिट के अंदर रहते हुए आप जितनी ज्यादा चार्ज दोगे उतना पोटेंशियल क्या होगा, ज्यादा। आप इसको इस तरह समझ लें, सपोज करें कि ये हमारे पास एक प्लेट है और हम ये कह लेते हैं कि इसकी ब्रेकिंग लिमिट है बेटा, इसकी ब्रेकिंग लिमिट है 10 वोल्ट। सपोज करें इसकी ब्रेकिंग लिमिट है 10 वोल्ट, सपोज किया है मैंने। अब अगर आप इसको 1 कूलम चार्ज दोगे तो इसके ऊपर 1 वोल्ट होगा, 2 कूलम चार्ज दोगे तो 2 वोल्ट होगा, 3 कूलम चार्ज दोगे 3 वोल्ट होगा। इसी तरह से अगर आप 10 कूलम चार्ज दोगे तो 10 वोल्ट होगा। ये वही कहता है कि इस लिमिट के अंदर, इस लिमिट तक जितनी आप चार्ज ज्यादा दोगे उतना पोटेंशियल क्या होगा, ज्यादा स्टोर होगा। और वो लिमिट किस पे डिपेंड करती है, इसको कहा जाता है ब्रेकिंग पोटेंशियल। हर कैपेसिटर की एक ब्रेकिंग लिमिट होती है। उस लिमिट के अंदर रहते हुए, उस लिमिट के अंदर रहते हुए आप जितनी ज्यादा चार्ज दोगे उसी हिसाब से उसके ऊपर पोटेंशियल डेवलप होगा। लेकिन अगर उस लिमिट से आप क्रॉस कर लेते हो,
अगर उस लिमिट से आप क्रॉस करोगे तो ये कैपेसिटर 11 कूलम चार्ज स्टोर नहीं करेगा, क्योंकि इसकी लिमिट आ गई। इसकी लिमिट कितनी आ गई? 10 वोल्ट आ गई। अब अगर आप इसको 11 कूलम दोगे ना, स्टोर नहीं करेगा। ये क्या करेगा? इसको लीक कर देगा, एटमॉस्फेयर में लीक करेगा या लेगा नहीं। जो अच्छे जो होते हैं ना चार्जर, जब बैटरी की लिमिट आ जाती है तो वो चार्जिंग का प्रोसेस बंद कर देते हैं। उनमें ये सिस्टम लगा होता है कि जब उनकी लिमिट आ जाती है तो वो क्या कर देते, उसको बंद कर देते। तो बेटा इस फार्मूले का मकसद ये कतई नहीं है कि आप ये समझो कि इसको जितनी चार्ज देते जाओगे वो स्टोर करता जाएगा, पोटेंशियल बढ़ता जाएगा। नहीं, इसका मतलब है कि आप इसको चार्ज देते जाओगे, ये पोटेंशियल बढ़ता रहेगा, बट अप टू सर्टेन लिमिट। उस सर्टेन लिमिट को क्या कहा जाता है? कैपेसिटेंस। और वो किस पे डिपेंड करती है? साइज पे, शेप पे, सराउंडिंग वाली चार्ज पे और सराउंडिंग वाले मीडियम पे। बड़ा कैपेसिटर है उसकी लिमिट ज्यादा होगी, छोटा कैपेसिटर है उसकी ये लिमिट क्या होगी? कम। और उस लिमिट को हम क्या कहते हैं? उस लिमिट को हम कहते हैं कैपेसिटेंस। तो ये फार्मूला किस तरह बनेगा कि Q इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V बट अप टू सर्टेन लिमिट C। C को हम क्या कहते हैं? कैपेसिटेंस कहते हैं। और ये कैपेसिटेंस एक लिमिट तय करती है। किसकी लिमिट तय करती है? Q इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V की लिमिट तय करती है कि आप इसको कितना चार्ज कर सकते हैं। आप उस लिमिट से ज्यादा भले चार्ज देते जाएंगे, पोटेंशियल नहीं बढ़ेगा, वो चार्ज क्या होती जाएगी? एटमॉस्फेयर में लीक होती जाएगी। ठीक है, तो ये इसका तरीका होता है। इस फार्मूले का मकसद ये होता है कि हर कैपेसिटर की एक लिमिट होती है, उस लिमिट के अंदर रहते हुए आप जितना भी क्यू देते जाओगे, बढ़ाते, जैसे फ्रिक्शन होती है, आपने स्टैटिक फ्रिक्शन पढ़ी, लिमिटिंग फ्रिक्शन पढ़ी और काइनेटिक फ्रिक्शन पढ़ी। आपको पता है स्टैटिक फ्रिक्शन की जो आखिरी लिमिट होती है, जिसको लिमिटिंग फ्रिक्शन कहा जाता है, उस लिमिट के अंदर रहते हुए स्टैटिक फ्रिक्शन होती है सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स। अगर किसी बॉडी की लिमिटिंग फ्रिक्शन है 10 न्यूटन, अगर उस बॉडी पे आप 1 न्यूटन फोर्स लगाओगे, फ्रिक्शन 1 न्यूटन होगी। 2 न्यूटन फोर्स लगाओगे, फ्रिक्शन 2 न्यूटन होती है। आप 10 न्यूटन फोर्स लगाओगे, फ्रिक्शन 10 न्यूटन। मींस उस लिमिट तक आपकी जितनी अप्लाइड फोर्स होगी, सामने फ्रिक्शन क्या होगी? उतनी होगी। उसी को कहा जाता है कि फ्रिक्शन क्या है? सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स है। कि एक लिमिट के अंदर रहते हुए आप जितनी भी फोर्स अप्लाई करोगे उतनी ही फ्रिक्शन पैदा होगी। हुक्सला भी यही कहता है। हुक्सला कहते हैं कि लिमिट के अंदर रहते हुए आप जितनी भी स्प्रिंग के ऊपर फोर्स लगाओगे उतना स्प्रिंग स्ट्रेच होगा। उस लिमिट से आप आगे चले गए, स्प्रिंग वापस नहीं आएगा। इसी तरह से इसमें भी लिमिट है। ये कहते हैं हर कैपेसिटर की एक लिमिट होती है, उस लिमिट के अंदर रहते हुए आप जितनी चार्ज ज्यादा दोगे उसके अंदर पोटेंशियल उतना ज्यादा स्टोर। लेकिन अगर वो कैपेसिटर चार्ज स्टोर करते करते अपनी लिमिट पे पहुंच गया, उसके बाद अगर आप चार्ज दोगे, वो फिर Q इज नॉट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V, फिर वो चार्ज स्टोर ही नहीं करेगा। उस चार्ज को क्या करेगा? वो एटमॉस्फेयर में लीक कर देगा। आप चार्ज देते जाओगे, चार्ज लीक होती जाएगी, उसका पोटेंशियल आखिरी हद तक आने के बाद नहीं बढ़ेगा आगे। और वो हद क्या कहलाती है? उसको हम कहते हैं कैपेसिटेंस। और वो किस पे डिपेंड करती है? वो डिपेंड करती है साइज पे, शेप पे। ठीक है, और एरिया मीन्स साइज, एरिया मीन्स साइज, साइज पे, शेप पे, उसके सराउंडिंग में मौजूद दूसरी चार्जेस पे और उसके सराउंडिंग में मौजूद मीडियम पे। ठीक है, तो अब कैपेसिटेंस क्या बनी बेटा? आप कहोगे बेटा अब आप कैपेसिटेंस को किस तरह से डिफाइन करोगे बेटा? कैपेसिटेंस बेटा सी है एबिलिटी टू स्टोर चार्जेस बेटा।
चार्ज या एनर्जी को स्टोर करने की एबिलिटी बेटा। अब देखिए बेटा Q होता है इज इक्वल टू CV, C हो जाएगा Q अपॉन V, इसका यूनिट हो जाएगा बेटा कूलम पर वोल्ट, जो फेराड कहलाता है बेटा, और इसकी सिंबल है कैपिटल F बेटा। और किसी भी की अगर कैपेसिटेंस चार्ज 1 कूलम है, पोटेंशियल 1 वोल्ट होता है, तो उसकी कैपेसिटेंस क्या हो जाएगी बेटा 1 फेराड। अगर किसी भी कैपेसिटर के ऊपर बेटा आप 1 कूलम चार्ज देते हो और उसके नतीजे में उसका पोटेंशियल 1 वोल्ट बनता है, तो हम कहेंगे उसकी कैपेसिटेंस कितनी है बेटा 1 फेराड है। ठीक है, तो ये बेटा कैपेसिटेंस है जिसको आप कहते हैं बेटा। और कैपेसिटेंस किस पे डिपेंड करती है बेटा? कैपेसिटेंस डिपेंड्स अपॉन बेटा, एक डिपेंड करती है बेटा साइज, जिसके अंदर एरिया आ जाती है बेटा, दूसरा डिपेंड करती है शेप पे, तीसरा डिपेंड करती है चार्ज इन सराउंडिंग, चार्ज इन सराउंडिंग, और चौथा डिपेंड करती है मीडियम इन सराउंडिंग। बेटा मीडियम सराउंडिंग के अंदर कितना होता है उस पर डिपेंड करती है बेटा। ठीक है, अब कैपेसिटेंस डिपेंड नहीं करती, ठीक है, कैपेसिटेंस डिपेंड नहीं करती बेटा, किस पे डिपेंड नहीं करती? थिकनेस पे। बेटा किसी भी कैपेसिटर की थिकनेस पे कैपेसिटेंस डिपेंड नहीं करती। क्यों नहीं करती? इसलिए कि कैपेसिटर हमेशा बनता है कंडक्टर का, और कंडक्टर की जो चार्ज होती है वो हमेशा सरफेस पे रहती है। जब चार्ज ने सरफेस पे रहना है तो थिकनेस से क्या ताल्लुक उसका? ठीक है, तो इसलिए क्योंकि ये कंडक्टर का बनता है। अगर ये इंसुलेटर का बनता ना तो थिकनेस पे डिपेंड कर जानी थी। लेकिन जब आप किसी भी थिक को या थिन को, जैसे एक बुक है या बुक का एक पेज है, दोनों की एरिया सेम होती है, सिर्फ थिकनेस का फर्क होता है। अगर आप बुक के अंदर भी चार्ज डालोगे तो वो कहां पे आ जाएगी? सरफेस पे। अब बुक को मैं कंडक्टर कंसीडर कर रहा हूं, ऐसा नहीं कि आप कहोगे सर बुक तो इंसुलेटर है। मैं मिसाल दे रहा हूं, मैं एग्जांपल दे रहा हूं। ठीक है, तो एग्जांपल में आप समझे बुक कंडक्टर का है। अगर बुक कंडक्टर का है तो जितनी एरिया बुक की है उतनी उसके पेज की है, तो आप दोनों की कैपेसिटेंस क्या हो जाएगी? सेम हो जाएगी। कैपेसिटेंस डज नॉट डिपेंड्स अपॉन थिकनेस ऑफ कंडक्टर। ठीक है, आप कहोगे कि कैपेसिटेंस डज नॉट डिपेंड अपॉन थिकनेस। अब स्टूडेंट कहते हैं सर आप एक तो रूड बहुत हैं, और दूसरा ये कि हम इतने डल भी नहीं है। चले भाई, मैं अपनी बातों से माजरत करता हूँ। अपॉन थिकनेस ऑफ कंडक्टर। आप माशाल्लाह बहुत इंटेलिजेंट है, लेकिन मैं ऐसे ही हूँ। ठीक है, तो ये हो जाता है। ठीक है, मैं ऐसा ही हूँ, मुझे सर्टिफिकेट नहीं लेना आपसे। तो देखिए बाकी आप माशाल्लाह इंटेलिजेंट हो, इसमें कोई शक नहीं। मैं ऐसे ही बोल देता हूँ, उसका मतलब ये नहीं कि आप ऐसे हो। ठीक है, आप नहीं समझिएगा कि आप ऐसे हो। ठीक है, मेरे बोलने से कुछ नहीं होता, रिजल्ट तो सब कुछ बता देती है। इसलिए मैं कभी कभी ऐसे बोल देता हूँ, माइंड नहीं किया करें। बाकी मैं जैसा हूँ वैसे ही रहूंगा। ठीक है, मैं बदलने वाला नहीं। तो आप कह सकते हैं, आप कह सकते हैं कि बेटा ये डिपेंड नहीं करती थिकनेस पे। तो थिकनेस क्योंकि ये रहती सरफेस पे बेटा। ठीक है, अब आखिरी एक जो है वो फार्मूला इसका है, उसको डिस्कस करते हैं बेटा, के कैपेसिटेंस ऑफ स्फेरिकल कैपेसिटर बेटा। कैपेसिटेंस ऑफ स्फेरिकल कैपेसिटर बेटा। बातें नहीं करे बेटा। अब देखिए बेटा, अगर कोई स्फेयर है, जैसे मैंने आपको बनाया भी इस तरह से बेटा, कि अगर ये कैपेसिटर है बेटा स्फेयर की सूरत में, बेटा बातें नहीं करें।
देखिए अगर ये कैपेसिटर है बेटा, स्पेयर है, और इसको अगर आपने चार्ज दिए बेटा, देखिए बेटा यहाँ पे एक पॉइंट रह गई है बेटा, यहाँ पे एक ये पॉइंट रह गई है बेटा, यहाँ पे बेटा इस तरह से कि C इज इक्वल टू क्यू अपॉन V। आप कहोगे बेटा कि कैपेसिटेंस डज नॉट डिपेंड अपॉन Q एंड V। अब आप कहोगे कि फार्मूले के अंदर तो Q अपॉन V है, लेकिन कैपेसिटेंस Q और V पे डिपेंड नहीं करती बेटा। कैपेसिटेंस किस पे डिपेंड करती, ये मैंने लिख दी है बेटा। कैपेसिटेंस Q और V पे डिपेंड नहीं करती। सपोज करें बेटा आपके पास कैपेसिटर है, आप इसको जितनी चार्ज देते जाओगे इसका पोटेंशियल क्या होता जाएगा, बढ़ता जाएगा ना। Q1 कूलम करोगे, सपोज करें पोटेंशियल 1 वोल्ट हुआ। Q2 कूलम करोगे, पोटेंशियल बढ़ के 2 वोल्ट होगा। Q3 करोगे, पोटेंशियल 3 वोल्ट होगा। रेशियो क्या आएगा, सेम आएगा। मींस ये कैपेसिटेंस रेशियो ऐसी दो चीजों के दरमियान है जिन दोनों का एक दूसरे के साथ क्या ताल्लुक है, डायरेक्ट। तो Q बढ़ती जाएगी, V भी क्या होता जाएगा, बढ़ता। रेशियो क्या आएगा, सेम। वैसे भी अगर एक सिलेंडर है, गैस का सिलेंडर, उसकी कैपेसिटी 10 किलोग्राम गैस की है, आप उसके अंदर 1 किलोग्राम डालो, उसके अंदर 2 किलोग्राम, 3 किलोग्राम, 4, उसकी कैपेसिटेंस पे क्या फर्क पड़ेगा, नहीं पड़ेगा ना। अगर एक कैपेसिटर है, उसकी कैपेसिटेंस है 10 कूलम चार्ज स्टोर करने की, आप उसके अंदर 1 कूलम करो स्टोर, 2 कूलम स्टोर करो, 3 कूलम करो, कैपेसिटेंस तो वही होनी है ना। कैपेसिटेंस पर तो इस बात से फर्क नहीं पड़ना कि आपने चार्ज कितनी स्टोर की है। अब मोबाइल है बेटा, बैटरी है, उसकी अगर आपने, उसकी कैपेसिटी 100% है, अगर आपने 50% चार्ज कर दी, इसका मतलब ये तो नहीं कि उसकी कैपेसिटेंस कम हो गई। उसकी कैपेसिटेंस वही 100% है, आपने 50% किया तो वो आपका मसला है। तो बेटा Q आप कम देते हो या ज्यादा देते हो, इससे कैपेसिटेंस पे कोई फर्क नहीं पड़ता। Q और V, क्योंकि दोनों का रेशियो और दोनों एक दूसरे से क्या ताल्लुक रखते हैं, दोनों एक दूसरे से डायरेक्ट ताल्लुक रखते हैं। ठीक है, तो आप कह सकते हैं कि बेटा इस तरह से अगर स्फेरिकल कैपेसिटर है तो ये आप कह सकते हैं बेटा कि C इज इक्वल टू Q अपॉन V। और बेटा यहाँ पे इसके चार्ज सरफेस पे रहती है, तो सरफेस पे पोटेंशियल कितना होगा बेटा, KQ अपॉन R। तो ये हो जाएगा बेटा Q, ये हो जाएगा KQ अपॉन R, Q जाएगा Q में बेटा, ये होगा R अपॉन K बेटा। तो कैपेसिटेंस हो जाएगी बेटा 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये होगा बेटा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू R बेटा। ये 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू R, आपको पता है ये बेटा सब कांस्टेंट है। 4 कांस्टेंट, पाई कांस्टेंट, एप्सिलॉन नॉट कांस्टेंट, R। तो कैपेसिटेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेडियस बेटा। अगर स्फेरिकल कैपेसिटर है तो उसकी कैपेसिटेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके बेटा, रेडियस के। अब इसका ये आखिरी क्वेश्चन कर लें, एग्जांपल बेटा। कैलकुलेट रेडियस ऑफ स्फीयर whose capacitance is 1 farad बेटा। अब उस रेडियस का, उस स्फीयर का रेडियस मालूम करें जिसकी कैपेसिटेंस कितनी है, 1 फैराड है बेटा। आपको पता है बेटा कि इसकी कैपेसिटेंस का फार्मूला कौन सा है बेटा, इज इक्वल टू है बेटा, अगर आप करते हैं बेटा कैपेसिटेंस R अपॉन के, R इज इक्वल टू K इंटू C बेटा। और K की वैल्यू कौन सी है बेटा, 9 इंटू 10 पावर 9, और C की वैल्यू है बेटा 1 इज इक्वल टू 9 इंटू 10 पावर 9 मीटर बेटा। मीन्स रेडियस कितना होना चाहिए बेटा,
9 इंटू 10 पावर 9 जो इक्वल है 9 इंटू 10 पावर 6 किलोमीटर बेटा। रेडियस ऑफ अर्थ कितना होता है बेटा? रेडियस ऑफ अर्थ होता है 6.4 10 पावर 6 मीटर। जबकि हमें जो स्फीयर चाहिए जिसके ऊपर 1 फेराड चार्ज स्टोर हो सके वो कितना है? वो है 9 इंटू 10 पावर 9 मीटर। मीन्स जमीन के रेडियस से भी 10 पावर 3 टाइम्स बढ़ाओ, 1000 गुना बढ़ाओ। मीन्स ऐसा स्फीयर हो जिसका रेडियस जमीन के रेडियस से 1000 गुना बढ़ाओ। तो ऐसे स्फीयर के ऊपर आप कितनी चार्ज स्टोर कर सकते हैं? 1 फेराड कर सकते हैं। ठीक है, तो इस टॉपिक का पहला हिस्सा हमने किया है। दूसरा हिस्सा कल करेंगे कि कैपेसिटेंस को बढ़ाया कैसे जाता है। ठीक है।